नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या तो आप झारखंड पीजीटी अप्लाई किए हुए हैं या तो आप किसी भी राज्य के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं देखेंगे, एमसीक्यू करने वाले नहीं हैं, बल्कि आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करेंगे और जानने का काम करेंगे कि स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। इसको पहले जानेंगे, समझेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने के बाद ही आपको इस टॉपिक पर पूरा अच्छे से तैयारी हो सकती है। चलिए, तो देर न करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं विस्तार पूर्वक। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य धारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं सर्वात्मकवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जागृत जग की वृंदावन बन जाने की कामना की। यहाँ पर उनकी कामयानी शक्तिशाली और विजयी बनने का आह्वान करती है। शक्तिशाली हो या विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा। राम की शक्ति पूजा ने न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याय बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया। कला पक्ष अगर देखेंगे इसका, तो आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार अर्थात हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव की समानता के आधार पर नए प्रकार का सादृश्य विधान छायावाद की महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता थी। इसके लिए सूक्ष्म संवेदनशील इंद्रिय बोध अपेक्षित था। पंत जी निर्जन को गुंजिल अली कहते हैं। प्रसाद की इन पंक्तियों से छायावाद के नए प्रकार के सादृश्य विधान का कुछ पता चल जाएगा। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आज डेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश है, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली तड़प का और नीरद माला आर्द्र करुण मन स्थिति का द्योतक है। छायावाद ने नए प्रकार के बिंब और प्रतीक प्रस्तुत किए। मानवीकरण छायावाद का प्रिय अलंकार है। और फिर कहते हैं, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमुसंग आदि पंथ का प्रिय छंद रोला है। लेकिन उन्होंने भी रोला छंद को बीच बीच में तोड़कर भावानुप्रवाही बना लिया है। छायावादी कवियों ने उत्कृष्ट गीत लिखे हैं। महादेवी के गीतों में नारी सुलभ करुणा एवं सतर्क संकोच का भाव मिलता है। छायावादी कवियों की भाषा तत्सम बहुला है। वे व्याकरण के प्रति, विशेषतः वाक्य गठन के प्रति बहुत सचेत नहीं है। शब्दों की नाद व्यंजना पर काफ़ी भरोसा करते हैं। आगे लिखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद 1889 में इनका जन्म और 1937 को इनकी मृत्यु होती है। प्रसाद जी के जन्म काशी के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में की। ये मूलतः मादकता और आनंद के कवि हैं। इनकी प्रारंभिक कविताओं में संकोच का भाव है। बाद में अपने मन के गहरे विषाद को इन्होंने आंसू में लोकमंगल की भावना से जोड़ा है। जयशंकर प्रसाद टीस कचोट और जगत की नश्वरता के समक्ष मानव जीवन की नगण्यता के बोध के कवि हैं। कभी कभी उनमें सूफी कवियों जैसी उत्कृष्ट वेदना का भाव पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक कवि हैं।
उन्होंने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को कामायनी में प्रबंध योजना से समन्वित करके अभिव्यक्त किया है। कामायनी मानव के बाह्य और आंतरिक विकास का कथा काव्य है, जो अंत में शैव आनंदवादी दर्शन में समाधान ढूंढता है। यद्यपि इस विशद कृति पर अनेक आधुनिक विचारों का भी प्रभाव है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इन प्रसिद्ध काव्य कृतियों को और इनके रचनाकाल को। इसके बाद हम लोग जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल राज्य यानी बंगाल में हुआ। उनका गांव बैसवाड़ा अवध उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है। निराला ओज औदात्य एवं विद्रोह के कवि हैं। उन पर वेदांत और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के दर्शन का प्रभाव रहा, इसलिए उनकी कविताओं में रहस्यवाद भी मिलता है। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। वे सुख दुख दोनों को भरपूर देखकर उससे ऊपर उठकर चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर दबाव और तर्क संगति है। अपने युग का विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविताओं तुलसीदास सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में प्रकट हुई। सरोज स्मृति उनकी कन्या यानी उनकी बेटी सरोज की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। अपनी कन्या का बचपन और युवावस्था का ऐसा अकुंठ और संयमित वर्णन अन्यत्र दुर्लभ होगा। निराला हिंदी में मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे स्थितियों के संश्लेषण से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक भाव पक्ष प्रकट करते हैं। नाद योजना का उनकी काव्यात्मकता में विशिष्ट स्थान है, इसलिए उनकी कविताओं में कभी कभी दुर्हता आ जाती है। आगे लिखते हैं, निराला में प्रारंभ से ही छायावाद के साथ साथ सरल और बोलचाल की भाषा में जीवन के विषय यथार्थ को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। यह महत्व निराला को ही प्राप्त है कि नई हिंदी कविता की सभी प्रवृत्तियों के कवि अपना संबंध निराला से जोड़ने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। अनामिका 1923, परिमल 1730, गीतिका 1736 और अपरा, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, परिमल आदि इनकी रचना है। इन सभी रचना को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर जरूर से जरूर याद कर लें, जो कि बेहद जरूरी है। अगला है सुमित्रानंदन पंत के बारे, तो इसे भी हम लोग जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक मनोरम स्थान पर हुआ। उनकी कविता में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त है। पंत प्रधानतः संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज, अतः तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि पंत थे। उनकी कविता ने छायावाद को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी काव्य चेतना ने कई मंजिलें तय की हैं। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत की काव्य चेतना की विशेषता है। प्रारंभ में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत थे, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानववादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी रहे। उनका अंतिम काव्य लोकायतन है,
जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि और स्वर्ण किरण। इसे भी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और लिखकर याद कर सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत का जो प्रमुख कृतियाँ हैं ये सभी को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर जरूर याद कर लें। आगे हैं महादेवी वर्मा के बारे, तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा की भावना प्रधान है। उन पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव बताया जाता है। फिर भी उनकी कविताओं में नवव्यक्तिकता नहीं है। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा उनकी कविताओं की प्रमुख भावनाएं हैं। उनमें नारी सुलभ, सतर्क, संकोच भी है, जिससे उनकी कविताओं की दोहरी व्याख्या होती है। कभी उन्हें श्रृंगारी समझा जाता है तो कभी रहस्यवादी। वस्तुतः महादेवी की कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। उनकी कविताओं की करुणा का संबंध लोक में व्याप्त और उनके निजी दुख से है। उस दुख के दूर होने की उनमें प्रबल आकांक्षाएं हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी प्रतिनिधित्व पंक्ति कही जाती है। किंतु उन्हीं की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है निहार, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। आप इसे भी लिख कर या तो बिना लिखे भी याद कर सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पंक्ति है छायावाद के अंत की घोषणा छायावादी कवियों ने ही कर दी थी। निराला, राम की शक्ति पूजा की समास युक्त तत्सम पदावली छोड़कर कुकुरमुता, मांगू, महंगा रहा जैसे काव्य रचकर समाज के निम्न वर्ग की दारुण स्थिति का चित्र बोलचाल की भाषा में खींच रहे थे। और पंत ने तो यज्ञांत की घोषणा ही कर दी थी। छायावाद में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय था। छायावादी कवि निजी स्वर में ही सही, किंतु साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोधी कर रहे थे। बाद में छायावाद में दो प्रवृत्तियां अलग दिखलाई पड़ती है। एक प्रवृत्ति मस्ती के आलम का गीत गाती है। इसे समाज विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। अनुभूति प्रधान होने के कारण इन्होंने गीत की विधा अपनाई है। इनमें से अधिकांश कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी कविताओं में प्राचीनता का विरोध, मस्ती, नश्वरता की अनुभूति, सभी प्रकार की संकीर्णता का विरोध और सबसे तटस्थता, कुल मिलाकर सबसे विराग, सब पर ममता वाला भाव मिलता है। इसे कुल मिलाकर विरोध का काव्य कहेंगे। यहाँ स्वच्छंदता मस्ती बन गई है। इसलिए इस धारा के प्रतिनिधि कवि बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा गया है। उनकी कविताओं में हाला की चर्चा बहुत होती थी। वहाँ हाला व्यवस्था विरोध का प्रतीक है। बहुत कुछ फारसी उर्दू कविता की तरह बच्चन ने सरस सहज गीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया और उद्गम भावनाओं की अकुंठ अभिव्यक्ति की। इस प्रवृत्ति की काव्य प्रतिनिधि पंक्ति है हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भगवती चरण वर्मा की है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल गोपाल सिंह नेपाली में भी यह मस्ती पाई जाती है, किंतु इनमें से अधिकांश प्रगतिशील भावनाओं के कवि हैं। छायावादी काव्य धारा के समांतर राष्ट्रीय भावनाओं की एक ऐसी भी काव्य धारा चल रही थी जिसमें कल्पना की उतनी उड़ान और लाक्षणिक प्रतीकात्मक नहीं थी, किंतु राष्ट्रीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति थी। ऐसे कवियों में नवीन दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी प्रधानतः राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं।
इन कवियों की वाणी अग्निगर्भा है। नवीन और दिनकर छायावादी युग के कवि हैं, किंतु इनकी शैली अपेक्षाकृत सहज है। ये लांछनिक प्रतीकात्मक का उतना उपयोग नहीं करते। नवीन स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की विविध मनस्थितियों पर उद्बोधक, परख और मार्मिक कविताएं लिखी हैं। आज खड़ग की धार, कुंठिता और कभी कुछ ऐसी तान सुनाऊं उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। स्वतंत्र भारत में उनका प्रबंध काव्य उर्मिला छपा। दिनकर ओजस्वी और राष्ट्र भावनाओं के कवि के रूप में विख्यात हैं। रेणुका, हुंकार आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। हिमालय पर लिखी गई उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। स्वतंत्रता भारत में भी वे काव्य रचना में रत रहे। दिनकर में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की अमानवीयता के विरुद्ध घोर असंतोष और क्षोभ की भावना थी। वे अहिंसा को सर्वत्र उचित नहीं मानते। वे एक प्रकार के औदार्य के कवि हैं। स्वतंत्रता भारत के उनके प्रसिद्ध रचनाएं छपी, जिनमें कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी प्रसिद्ध हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध पर विचार किया गया है। स्पष्टतः यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। उर्वशी नारी नर के सनातन यौन संबंधी को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाली श्रृंगार काव्य है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे, जिसको पढ़ना अत्यंत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्र भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं, किंतु वे राष्ट्र कविताओं में भावनाओं को कभी कभी इतने सूक्ष्म सादृश्य विधान के आधार पर प्रकट करते हैं कि कविताएं दुरूह हो जाती है और रहस्यमय हो उठती है। इस शैली के वे विशिष्ट और अकेले कवि हैं। इन्होंने सहज ढंग से अत्यंत मार्मिक राष्ट्र कविताएं भी लिखी हैं। पुष्प की अभिलाषा ऐसी ही अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरक कविता है। अगला है नरेंद्र शर्मा। इनको जानना भी बहुत जरूरी है। नरेंद्र शर्मा ने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। वे जीवन की जटिल स्थितियों को सरल छंदोबद्ध पंक्तियों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति चित्रण में वे पंत के अनुगामी नरेंद्र शर्मा स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में जेल गए। बाद में वे समाजवादी विचारधारा और प्रगतिशील काव्यधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़े। पंत के साथ उन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया। रूपाभ पत्रिका का संपादन किया। बाद में वे फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। वहाँ भी उनकी प्रतिभा धूमिल नहीं पड़ी। पलाश, वन, प्रवासी के गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय और ओजस्वी कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। विशेषतः झांसी की रानी पर लिखा गया उनका वीर काव्य ब्लेड ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी अन्य कविता को मिली है। सोहनलाल द्विवेदी ने भी राष्ट्र भावनाओं की कविताओं की रचना की। प्रगतिशील काव्य 1730 ईस्वी के आसपास राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन में नया उभर आया। देश में किसान मजदूरों के अत्यंत आंदोलन तेज हुए और कांग्रेस में वामपंथी रुझान प्रभावशाली हुआ। उधर रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई थी और मार्क्सवाद विचारों की लहर एशिया के देशों में भी चल रही थी। ऐसी स्थिति में 1736 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति प्रेमचंद थे। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद अमृत डांगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसके सभापति बने। प्रगतिशील चेतना का प्रादुर्भाव तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु के साथ ही हो गया था, किंतु अब उसे एक सुसंबद्ध विचारधारा के प्रति आकर्षक उत्पन्न हुआ।
इस विचारधारा ने स्वाधीनता के स्वप्न को और अधिक सुस्पष्ट बनाया। इसके बाद अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगतिशील काव्य धारा हिंदी की प्रमुख काव्य धारा बनी रही। जितनी व्यापक संवेदनशीलता इस काव्य में है, अन्यत्र नहीं। यह काव्य धारा अपना संबंध हिंदी की भारतीय परंपरा से जोड़ती है और भावी समाज से भी वर्तमान के प्रति वह आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि अपनाती है। प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा काव्य शोषण का विरोध करता है। वह मानता है कि आज किसान मजदूरों पर सामंतर और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। वह मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टि से जांचता है। किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। इस अमानवीय शोषण की अपेक्षा आज की वास्तविक कविता नहीं कर सकती। प्रगति कवि शोषित में शक्ति देखता है क्योंकि शोषण इतिहास की गति और सामाजिकता के विपरीत है। अतः प्रगतिवादी कवि शोषित की संगठित शक्ति और भविष्य पर आस्था है। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति थी। इसके बाद नया सौंदर्य बोध प्रगतिवादी कवि श्रम में सौंदर्य देखते हैं। उनका सौंदर्य बोध सामाजिक मूल्यों और नैतिकता से रहित नहीं, वे अलंकृत या असहज में नहीं है। सहज सामान्य जीवन और स्थितियों में सौंदर्य देखते हैं। खेत में काम करते हुए किसान नारी का यह चित्र इसी तरह का है। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर लगा रही थी। पानी झुक कर सीधी करे कमर वह पल भर, इधर उधर वह पेड़ हटाती, रुकती जल की धार बहाती। रामविलास शर्मा की इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। अगला है व्यंग्य सामाजिक आर्थिक विषमताओं का चित्रण करने से रचना में व्यंग्य आ जाना स्वाभाविक है। व्यंग्य ऊपर ऊपर हास्य लगता है किंतु वह अंततः करुणा उत्पन्न करता है। इसलिए सामाजिक व्यंग्य अमानवीय शोषण सत्ता का सदैव विरोध करता है। प्रगतिशील कवियों में व्यंग्य तो सबसे यहाँ मिल जाएगा किंतु नागार्जुन इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। एक देहाती मास्टर दुखरन, उसके शिष्यों और मदरसों की यह तस्वीर नागार्जुन ने इस प्रकार खींची है कि घून खाए तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भित है छत है च्युति, आले पर बिस्तुराई नाचे। पुनः एक बार, घून खाए तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भित है छत है च्युति, आले पर बिस्तुइया नाचे, लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साँचे। क्या खूब लिखा है इन पंक्तियों के माध्यम से। इसके बाद प्रकृति मानव समाज की भांति प्रकृति के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी कवि सहज स्थितियों में सौंदर्य देखता है। उसका सौंदर्य बोध चयनवादी नहीं, प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति और ग्राम जीवन के अनुपम चित्रों खींचे हैं जिनमें रूप, रस, गंध, वर्ण के बिंब उभरे हैं। नागार्जुन का बादल को घेरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा को और त्रिलोचन का धूप में जगरूप सुंदर उत्कृष्ट कविताएं हैं। प्रेम प्रगतिवादी कवियों ने प्रेम को सामाजिक पारिवारिक रूप में देखा है। वर्ग विभक्त समाज में प्रेम सहज नहीं हो पाता। प्रेम वर्ग भेद वर्ण भेद को मिटाता है। प्रगतिवादी कवि प्रेम की पीड़ा एक एकांतिक चित्रण करते हैं किंतु वह वास्तविक जीवन संदर्भों में होता है। अतः उनका एकांत भी समाजोन्मुख होता है, जैसे त्रिलोचन का यह अकेलापन। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, यह रतन मिला है, यह फूल मिला है, यह धूल मिला है, यह मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ। समाजवादी देशों का समर्थन भी प्रगतिवादी कविता करती है। प्रगतिवादी कविता ने स्वाधीनता भारत की
स्थितियों में भी विकास किया और इसकी धारा अवरुद्ध नहीं हुई। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह, सुमन, शील, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन, माधव मुक्तिबोध आदि इस धारा के प्रमुख कवि। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रयोगशील कविता। प्रयोगशील कविता 1743 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संगठित थे: गजानन, माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। ये सबको जानना बहुत जरूरी है, तो इसको आप लिख लेंगे, सातों कवि का नाम। इसके बाद है, उस समय अज्ञे भी समाजवादी विचारधारा से अपने को जोड़ते थे। यद्यपि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संदेहवाद, वैज्ञानिक उपलब्धियों से ज्ञात विराट के सम्मुख मनुष्य की नगण्यता आदि का भी बोध कम से कम अज्ञे की कविताओं में मिलने लगता है। इन कवियों को संपादक ने राहों के अन्वेषी कहा, लेकिन कुल मिलाकर तार सप्तक प्रगतिवादी चेतना की कविताओं का संकलन है। तो आज ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इसे आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार हो सके आप देख सकते हैं और इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे इससे संबंधित मतलब स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास जो हुआ था, इससे संबंधित MCQ प्रश्न लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो का इंतज़ार आप कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो आपको समय पर मिले और आप हमारे वीडियो पर और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।